Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today we will be covering the newspaper for 10th of November 2024. First of all, we are talking about ransomware attacks on the critical defense unit. So FBI led investigation में uncover हुआ $2 million का scam which was tied to an Indian based call center जो कि यूएस सिटीजन्स को टारगेट कर रहे थे बाय प्रोवाइडिंग फ्रॉडलेंट टेक सपोर्ट, जैसे कि कोई चीज सेटअप करना नया अमेजोन से रिलेटेड या फिर ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट से रिलेटेड ग्रीवियंस रिड्रेसल प्रोवाइड करना। सो वहां पे ये पूरा फ्रॉड कैरी आउट किया जाता है। सो कोलैबोरेशन हुआ बिटवीन इंडिया सीबीआई एंड कनाडा's RCMP that led to the identification and action which was taken against these call centers. So इंडिया की भी जो गवर्नमेंट है इट इज continuously putting in efforts to strengthen the India cyber security and strategic appointment दिए जा रहे हैं, डिपार्टमेंटल कंट्रोल को इनकरेज किया जा रहा है टू टैकल दी साइबर थ्रेट्स। इसके साथ साथ हमने इस सिमिलरली डिजिटल क्राइम्स में ही डिजिटल अरेस्ट का इशू भी देखा इंडिया के अंदर, जो कि काफी ज्यादा राइज हुआ है। सो कॉम्प्लेक्स नेचर होने की वजह से, क्रॉस बॉर्डर नेचर होने की वजह से इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी जरूरी हो जाते हैं। एडवांस साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज का होना जरूरी है। इंटरनेशनल लॉज के साथ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का कॉपरेशन जरूरी है। सो इंडिया का जो डिजिटल विजन है एंड जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके लिए जरूरी है कि स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन इंडिया के अंदर आए, एक प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हो इंडिया के अंदर भी। In India, a large scale crypto mining scam was uncovered, extracting 100 crore rupees from Indian citizens. So काफी ज्यादा जो स्पेक्ट्रम है वो ब्रॉड है ऑफ साइबर थ्रेट्स। नेक्स्ट, accessibility for disabled persons is the fundamental right, rules stop court. सो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उनकी लैंडमार्क रूलिंग है ऑन द एक्सेसिबिलिटी ऑफ राइट्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, एंड वो उनकी फंडामेंटल राइट है। सो एक्सेस टू पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेसेस, सर्विसेज एंड अपॉर्चुनिटीज, ये एक बेसिक ह्यूमन राइट है फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। हमारे जो चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने एम्फेसाइज किया है कि देयर इज नीड फॉर एक्सेसिबल डिजाइन इन ऑल दी स्पेसेस। क्या जो हमारा बस इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वर्क प्लेसेस हैं, क्या वो इंक्लूसिव तरीके से बनाए गए हैं? क्या उनमें इंटीग्रेट किया गया है द नीड्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट सिटीजन्स? सो इस रूलिंग ने क्रिटिसाइज भी किया है कि पहले बेसिक एक्सेसिबिलिटी फीचर्स जैसे ये रेस्ट रूम बाय बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इज नॉट इनफ। सो मैंडेट किया कि जो गवर्नमेंट है इट शुड सेट रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स ताकि ये एक्सेसिबिलिटी जो है उसको बढ़ाया जा सके विद इन 3 मंथ्स। तो यूनिवर्सल डिजाइन मॉडल लेके आने की बात की गई है ताकि एक्सेसिबिलिटी जो है, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी जो है वो एक मेरीली कन्वीनियंस के लिए नहीं होता है, बट इट इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एन इंडिविजुअल, स्पेशली द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। सो पॉजिटिव स्टेप है टूवर्ड्स इंक्लूसिविटी, टूवर्ड्स ह्यूमन राइट्स, एंड रिफॉर्म्स लेके आए जाएंगे इन द पब्लिक एंड प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड इंडिया भी जो है वो अपनी पॉलिसीज को कहीं ना कहीं अलाइन कर रहा है विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। रिस्पॉन्सिबल दिखाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है फॉर द बिजनेसेस एंड ऑल्सो फॉर द गवर्नमेंट कि एक्सेसिबिलिटी फीचर्स को लेके आए। तो जो अर्बन प्लानिंग है उसके अंदर एक्सेसिबिलिटी फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को भी इंक्लूड करना चाहिए। Inclusion should be integrated with the design process from the very beginning. So, universal design model. How will Trump treat illegal Indians? अनसर्टेनिटी है इस इशू के ऊपर। इमिग्रेशन पॉलिसीज कैसे इम्पैक्ट होने वाली हैं अब नेक्स्ट यूएस में ट्रम्प प्रेसिडेंसी के अंदर। रिपार्टराइट किया डिफरेंट इंडियंस को डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ऑफ यूएस ने।
सो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का जो एंटी इमिग्रेशन स्टैंड होता है, इट को डायरेक्टली इम्पैक्ट द अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन इमिग्रेंट्स देयर। तो फोकस होगा ऑन क्रॉस बॉर्डर इमिग्रेशन एंड रिपार्टेशंस। इसी को लेकर डिस्कशन है कि क्या लीगल स्टेटस हो सकता है फॉर द इमिग्रेंट्स इन द यूएस। टेम्परेरीली प्रोटेक्टेड स्टेटस उनको दिया जा सकता है। उसके अलावा स्पेसिफिक वर्क परमिट हो सकते हैं, जो कि पॉलिसी चेंजेस लेके आएंगे। सो कैसे ये जॉब मार्केट इम्प्लीकेशंस को इम्पैक्ट करेगा, कैसे इम्प्लीकेशंस देखने जाएंगे वहां पे। इसके अलावा फैमिली रीयूनिफिकेशन को लिमिटेशन दिखाई देगी ड्यू टू रिस्ट्रिक्टिव इमिग्रेशन लॉज। सो इट मे ऑल्सो लीड टू इंक्रीज्ड रिटर्न ऑफ इंडियन नेशनल्स, जो कि फैमिलीज को इम्पैक्ट करेगा, रेमिटेंसेस को इम्पैक्ट करेगा, जॉब कल्चर को इम्पैक्ट करेगा, एंड कहीं ना कहीं इकोनॉमिक चैलेंजेस क्रिएट करेगा फॉर द रिटर्नीज। सो डिप्लोमेटिक चैलेंज की तरह इमर्ज हो सकता है as India navigates its relationship with US and is advocating for fair treatment for the Indian diaspora. So fair treatment of Indian diaspora India promote करता है, एंड ट्रम्प का जो स्टैंड है वो कहीं ना कहीं एंटी इमिग्रेशन स्ट्रॉन्ग स्टैंड है। सो प्रेफरेंस कैटेगरी जैसे बनाई जा रही है। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेंट वीजा जो हैं वो 5 कैटेगरीज में आते हैं। Spouse and children are allowed to join the applicant. Who fall in the first 3 categories are persons with extraordinary ability in science, arts, education, business और athletes. But जो लोग ऐसे हाई स्किल्ड जॉब्स में नहीं वहां पे एम्प्लॉयड हैं, उनका क्या। सो वो मेजरली सबसे ज्यादा सफर करने वाले हैं, जो कि 4th कैटेगरी में है। सर्टेन स्पेशल इमिग्रेंट्स विच इंक्लूड्स ब्रॉडकास्ट मीडिया में जो काम कर रहे हैं। उसके अलावा 5th कैटेगरी इंक्लूड्स इन्वेस्टर्स हु कैन लॉन्च फॉरेन कमर्शियल एंटरप्राइजेस इन द यूएस। Year after their removal, Delhi government reinstates 1,000 bus marshals. So bus marshals, civil defense volunteers, जिनको बस मार्शल बोला जा रहा है इन इंडिया, ताकि पब्लिक सेफ्टी को हम इम्प्रूव करें। इश्यूज जैसे कि सेफ्टी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, पोल्यूशन, विमेन की सिक्योरिटी इन दी पब्लिक बसेस। सो इन मार्शल्स को अप्रैल 2022 में रिमूव किया गया था ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल चैलेंजेस, बट अभी वापस से रीइंस्टेट किया जा रहा है। इट विल बी इंक्लूडिंग मॉनिटरिंग द बस कंडक्टर्स, preventing crime, curbing congestion, then also ensuring adherence to the pollution norms, assessing women, elderly and children on the buses, assist करना उनको। सो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा ये जो चैलेंजेस हैं। बट इसके साथ साथ दिल्ली गवर्नमेंट स्पेसिफिकली has also accused the central administration that it is hindering the timely disbursal of salaries for these volunteers, जिसकी वजह से इस पूरे प्रोग्राम पे इम्पैक्ट आया है। तो ये दिखाता है कि चैलेंजेस है इन दी लोकल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन फॉर अर्बन मैनेजमेंट एंड पब्लिक सेफ्टी प्रोजेक्ट्स। तो पब्लिक सर्विस स्कीम का यहाँ पे रोल आता है अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के चैलेंजेस, कंजेशन, सेफ्टी, पोल्यूशन, इनसे डील करने के लिए। So bus marshals. Medical devices market to be $30 billion by 2030. India aim कर रहे है to boost its medical device sector $30 billion तक by 2030। यहाँ पे एक सेंट्रल स्कीम भी अनाउंस की गई है बाय आवर हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा और 500 करोड़ INR टू सपोर्ट दिस सेक्टर। बट उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो फोकस कर रही है कॉमन फैसिलिटीज बिल्ड करने में, सपोर्टिंग क्लिनिकल स्टडीज प्रोवाइड करने में, स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करने में, कहीं ना कहीं इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंसी हम कम कर पाए, हेल्थ केयर को एक्सेसिबल बना पाए, एंड ऑल्सो मेडिकल टेक्नोलॉजी के अंदर सेल्फ रिलायंस बढ़ा पाए। बट इसके साथ ही कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं है,
डिपेंडेंसी है अभी इंपोर्ट्स के ऊपर काफी ज्यादा, एंड जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है इंडिया के अंदर वो अभी डेवलप नहीं हुई है. सो ईज ऑफ सेटिंग अप द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. एंड जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हम बना रहे हैं उनके साथ ही हम इंटीग्रेट इसको भी कर सकते हैं. सो मेडिकल क्लस्टर भी बना सकते हैं. जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा, हेल्थ केयर कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, एंड इंडिया का एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बढ़ाएगा आगे आने वाले टाइम में. एनजीओ रिपोर्ट व्यूज पैथेटिक कंडीशंस ऑफ गुड़गांव नाइट शेल्टर्स. पुअर कंडीशन है गुड़गांव में नाइट शेल्टर्स की, जो कि होमलेस और वल्नरेबल पॉपुलेशन के लिए दिए गए हैं. तो ये एनजीओ है होलिस्टिक डेवलपमेंट, उनकी रिपोर्ट आई है. उन्होंने बताया कि नाइट शेल्टर्स में बेसिक अम्यूनिटीज ही नहीं है, जो कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आता है. पुअर मेंटेनेंस है, देयर इज लैक ऑफ फैसिलिटी, सैनिटेशन प्रॉब्लम है, इनसफिशिएंट कैपेसिटी है टू मीट द डिमांड. एंड गुड़गांव में ऐसे 12 नाइट शेल्टर्स हैं, बट सभी में ही देखा गया है कि वो कंप्लाई नहीं करते जो बेसिक स्टैंडर्ड्स है फॉर अर्बन होमलेस फैसिलिटीज. तो अर्बन होमलेस फैसिलिटीज एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है यहाँ पे, बट उसके साथ भी चैलेंजेस हम देख रहे हैं कि कैसे एसोसिएटेड है. एडिक्वेट शेल्टर ही नहीं है, एडिक्वेट स्पेस नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, मैनेजमेंट इनफेक्टिव है. सो एक्शन लेने की हमें जरूरत है, क्योंकि अब जैसे जैसे विंटर्स भी आ रही है वैसे वैसे हेल्थ रिस्क भी बढ़ता जाएगा. वल्नरेबिलिटी जो है होमलेस इंडिविजुअल्स की वो बढ़ जाती है. सो कहीं ना कहीं दिखाता है कि गैप है हमारे अर्बन वेलफेयर सर्विसेज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड जितना नीड है ऑफ द रिसोर्सेज एंड गवर्नेंस टू एड्रेस द होमलेसनेस इशू इफेक्टिवली. सो लोकल गवर्नमेंट में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि वो पॉलिसी इंप्रूवमेंट्स को प्रेस ऑन करें, देन ऑल्सो इंक्रीज करें दी फंडिंग फॉर दी अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन. Then respected Pandit Ram Narayan, who has passed away, who gave Sarangi a classical stature, and made it global. Was a legendary Sarangi player who elevated the instrument to its international recognition. प्रोफाउंड उनकी लेगेसी है जो उन्होंने बनाई है इन द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक. सरंगी को इस्टेब्लिश करने में इंस्ट्रूमेंटल उनका रोल था. ग्लोबली परफॉर्म किया करते थे वो. सो कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर को ग्लोबलाइज बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल है. डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स के अंदर बहुत सारे अवार्ड्स भी उन्हें मिले हैं, जैसे संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, पद्म भूषण. उनके इमोशनल एक्सप्रेशन और टेक्निकल पावर के लिए वो जाने जाते हैं, जो कि वो म्यूजिक के थ्रू, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू लोगों को इंस्पायर करते हैं. sarangi prayers, even different music genres. So Indian cultural heritage को प्रमोट करना ऑन द इंटरनेशनल लेवल. तो उनकी एक लेगेसी है जो उन्होंने बनाई है फॉर प्रिजर्विंग दी सरंगीज प्रोमिनेंस. ऑल रेडियो लाहौर उन्होंने ज्वाइन किया था इन 1943. सो एक नया खुद का स्टाइल उन्होंने फॉलो किया. India will fail to meet 2025 TB elimination target. टीबी एलिमिनेशन टारगेट 2025 तक इंडिया का है. ग्लोबल टारगेट की बात करते हैं तो वो 2030 तक एलिमिनेट करने का है. सो डब्ल्यूएचओ की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट आई है ऑफ 2024, वो रिवील करे कि इंडिया का जो टीबी इंसिडेंट रेट है वो अभी भी हाई है, विद ओनली देयर इज ओनली मॉडेस्ट प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग टीबी केसेस एंड डेथ. तो डिफरेंट चैलेंजेस हैं. हाई इंसिडेंस रेट है ऑफ 192 पर 1 लाख पीपल. मोर्टालिटी रेट है ऑफ 25 पीपल पर 1 लाख पीपल एज ऑफ 2023 के अंदर. सो डब्ल्यूएचओ का जो एंड टीबी स्ट्रैटेजी है वो टारगेट करता है कि 75% रिडक्शन होना चाहिए इन द टीबी केसेस एंड 90% रिडक्शन होना चाहिए इन द डेथ, जिसमें अर्ली स्क्रीनिंग, देन एक्सेसिबिलिटी बढ़ाना हेल्थ केयर का, मेडिसिन प्रोवाइड करना, जन औषधि केंद्र का इंटीग्रेशन होना सभी जरूरी हो जाता है. डिटेक्शन, ट्रीटमेंट, ताकि डिजीज को कंट्रोल किया जा सके.
एम हेल्थ जैसे स्टेप्स भी लिए गए हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया है ताकि टीबी के बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके, जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो एक जगह पे वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह एक्ट कर पाए। सो हमें सबसे पहले यहाँ पे हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करने चाहिए रिगार्डिंग द टीबी अफेक्टेड रीजन्स, ताकि उन सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट को हम इंक्रीज कर पाए। साथ ही साथ जैसे मेडिकल रिसर्च एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स जो हम इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर करने की बात कर रहे हैं, वो भी टीबी में हेल्प करेगा। सो कम्युनिकेबल डिसीज है, इसीलिए चैलेंजेस ज्यादा भी रहते हैं इसको मैनेज करने में। एंड कंट्री की जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो भी ज्यादा है। सो पोटेंशियल जो इम्पैक्ट होता है इंडिया के हेल्थ केयर के ऊपर वो भी एक थोड़े बड़े लेवल पे आता है। सो कहीं ना कहीं पब्लिक हेल्थ को स्ट्रेन कर सकता है, पब्लिक हेल्थ रिसोर्सेज का एफिशिएंट होना जरूरी है। टीवी रेट्स हमने देखा है पिछले जो डेटा था उससे रिड्यूस हुई है, बट अभी भी हमें बहुत चीजें अचीव करनी बाकी हैं इसके अंदर। व्हाट व्हाट आर द कॉस्ट्स ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइन? सो क्या चैलेंजेस हैं, क्या इम्प्लीकेशन है विद द पॉपुलेशन डिक्लाइन इन इंडिया, पर्टिकुलरली साउदर्न स्टेट्स के अंदर ड्यू टू द डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट्स एंड जो एजिंग पॉपुलेशन है। ये एक्सप्लोर करता है कि इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल इम्पैक्ट क्या हो रहा है ऑन दिस डेमोग्राफिक शिफ्ट। एग्जामिन करता है कि क्या पॉलिसी लेके आनी चाहिए। साउदर्न स्टेट जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड साथ में केरला, यहाँ पे लो फर्टिलिटी रेट्स हमने देखे हैं विच इज लीडिंग टू डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। स्पेसिफिकली तमिलनाडु एंड जो वेस्ट बंगाल है दे हैव फर्टिलिटी रेट ऑफ 1.4, जो कि कम है फ्रॉम द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एंड बिहार जिनका हाईएस्ट हायर फर्टिलिटी रेट है दैट इज अराउंड 3। सो जो परसेंटेज है ऑफ द एल्डरली सिटीजन्स वो भी रैपिडली इंक्रीज हो रही है, स्पेशली साउदर्न स्टेट जैसे केरला के अंदर जहाँ पे 22% ऑफ द पॉपुलेशन जो है इट इज प्रोजेक्टेड टू बी एल्डरली बाय 2036। सो ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, जो डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे एल्डरली जो ओल्ड एज है वो इंक्रीज हो जाएगी, वो रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। एंड जो वर्किंग एज इंडिविजुअल्स है उनका रेशियो कम हो जाएगा टू सपोर्ट द एजिंग पॉपुलेशन, तो वो एक डिस्ट्रेस क्रिएट कर सकता है। ग्रोइंग नंबर ऑफ एल्डरली पीपल जो है वो इट विल ऑल्सो स्ट्रेन द हेल्थ केयर सिस्टम्स। इट विल इंक्रीज द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर्स, स्पेशली इन डिजीज रिलेटेड टू बिकमिंग ओल्ड जैसे कि अल्जाइमर या फिर बोन्स को लेके प्रॉब्लम होना, हार्ट डिसीजेस होना। सो जो साउदर्न स्टेट्स है दे रिस्क लूजिंग इकोनॉमिक वाइटलिटी बिकॉज उनका जो लेबर फोर्स का बेस है वही श्रिंक हो रहा है, तो वो प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों को ही इम्पैक्ट करेगा। इसके साथ डीलिमिटेशन हो सकता है, तो वहां पे भी वो सीट लूज कर सकते हैं इन 2026, जो कि पोटेंशियली उनका इन्फ्लुएंस भी इम्पैक्ट करेगा फेडरल डिसीजन मेकिंग पे। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन भी होता है, जैसे जो कि और ज्यादा पॉलिटिकल पावर को शिफ्ट कर देगा टू दी स्टेट्स विद हायर पॉपुलेशन ग्रोथ, जैसे कि बिहार एंड उत्तर प्रदेश। सो प्रो नाटलिस्ट, रिसेंटली हमने बात भी की थी, प्रो नाटलिस्ट पॉलिसीज लेके आने की बहुत सारी स्टेट्स कंसिडर कर रही हैं ताकि इंसेंटिव दिया जा सके टू इनकरेज लार्जर फैमिलीज। बट सिमिलर इंटरनेशनल एफर्ट्स भी हैं टू, जिसमें देखा है कि सक्सेस इतना अभी हमें नहीं मिल रहा है दूसरे कंट्रीज में भी। सो कैसे पर्सनलाइज कर सकते हैं हम इन पॉलिसीज को, फंडिंग का क्या रोल हो सकता है, अवेयरनेस का क्या रोल हो सकता है, ताकि डिपेंडेंसी रेशियो को हम बैलेंस कर पाए। रैंसमवेयर अटैक हिट क्रूशियल डिफेंस यूनिट, साइबर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को दिखाता है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग उनकी रिपोर्ट है कि क्रिटिकल डिफेंस यूनिट इन 2023 को रैंसमवेयर अटैक हुआ था, टारगेट किया गया था। एंड दूसरे साइबर अटैक्स भी हुए हैं जिसमें बेसिकली जो नेशनल सिक्योरिटी है उस पर इम्पैक्ट आया है।
तो ये जो साइबर इंसिडेंट्स है ये इंक्लूड करते हैं कि डेटा ब्रीच हो रहा है जो कि मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करेंगे, किया है। इसके अलावा मालवेयर अटैक हुआ है ऑन द मिनिस्ट्री, डीडोएस अटैक हुआ है ऑन द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एयरपोर्ट्स। सो इसके लिए सर्ट इन इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है जो कि एक्टिवली वर्क करते हैं ऑन दी साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, और उन्होंने बताया 15 लाख से भी ज्यादा इंसिडेंट हुए थे इन 2023, जबकि 2017 के अंदर सिर्फ 53,000 केसेस हुए थे ऑफ साइबर सिक्योरिटी अटैक्स। अमेरिकन साइबर सिक्योरिटी फर्म्स जो है री सिक्योरिटी, उन्होंने भी अलर्ट किया अबाउट अ डेटा लीक विच इज अफेक्टिंग आईसीएमआर रिकॉर्ड्स, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रिकॉर्ड्स। सो कैसे क्रिटिकल गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेटा ब्रीच रैंसमवेयर अटैक्स फेस करने को मिल रहे हैं। सो ये हाईलाइट करता है कि साइबर सिक्योरिटी जो चैलेंज है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एंड डायरेक्टली हमारे क्रिटिकल नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ही इम्पैक्ट आ रहा है। सो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होना जरूरी है साइबर डिफेंस के लिए, क्लियर गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल्स होना जरूरी है ताकि काउंटर किया जा सके इन साइबर थ्रेट्स को। जैसे डीओपीटी की रिपोर्ट ने यहाँ पे बताया अभी, जैसे सीबीआई ने रिसेंटली कोऑर्डिनेट किया है विद कैनेडियन आरसीएमपी, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस एंड सिंगापुर पुलिस, ताकि इन कॉल सेंटर्स को हम डिसमेंटल कर पाए। देन सिटी स्कूल्स टू स्टार्ट ड्राइव्स ऑन साइबर क्राइम्स। सो ये भी एक क्रूशियल स्टेप हो सकता है कि स्टूडेंट लेवल से ही हम एडुकेट करना शुरू कर रहे हैं ऑन द डिजिटल सेफ्टी regarding digital theft, how to judiciously use the social media. So Delhi Directorate of Education उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स को ताकि वो अवेयरनेस रेज करें अबाउट दी साइबर क्राइम्स। टॉपिक्स जैसे साइबर सेफ्टी, साइबर फ्रॉड, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन प्रेडेटर्स, ड्रग अब्यूज एंड ऑल्सो ह्यूमन ट्रैफिकिंग। सो जो स्कूल्स हैं दे हैव बीन डायरेक्टेड टू कोलैबोरेट विद द पुलिस एंड साथ में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, ताकि इन एजुकेशनल सेशंस को और ज्यादा प्रैक्टिकल एंड और ज्यादा इनोवेटिव बनाया जा सके, बताया जा सके, पढ़ाया जा सके स्टूडेंट्स को टू रिकॉग्नाइज एंड रिपोर्ट दी साइबर थ्रेट्स टू प्रोटेक्ट देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन। what personal information should they put on the social media, what is safe, what is unsafe, the mental health issues related to such crimes, एंड कोलैबोरेशन होना जरूरी है बिटवीन दी स्कूल्स, पुलिस एंड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, ताकि एक सेफर ऑनलाइन एनवायरनमेंट दिया जा सके फॉर दी स्टूडेंट्स। व्हाट हैपेंस टू इंडियन फर्म्स ऑन यूएस ब्लैकलिस्ट। सो यहाँ पे 19 इंडियन एंटिटीज है अमंग दी अदर 400 कंपनीज जो कि इस ब्लैकलिस्ट यूएस ब्लैकलिस्ट पे है, जिनको अलेज किया गया कि दे वर सप्लाइंग डुअल यूज टेक्नोलॉजीज टू रशिया which could be used for both civilian and military purposes. So 400 कंपनीज के ऊपर यूएस ने बेसिकली सैंक्शन लगाया, जिसमें 19 इंडियन कंपनीज भी हैं एंड इट एम्ड एट ब्लॉकिंग द एंटिटीज एसोसिएटेड विद रशिया। सो ये जो इंडियन कंपनीज है दे आर अक्यूज्ड ऑफ सप्लाइंग गुड्स टू द रशिया एंड कहीं ना कहीं उसको मिलिट्री वे में और सिविलियन वे में भी इनडायरेक्टली वो सपोर्ट कर रहे हैं। सो फ्रीज कर दिया गया यूएस एसेट्स को एंड रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया ट्रैवल एंड ट्रेड को। तो जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है दे आर मेनली बेस्ड इन दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बेंगलुरु, हैदराबाद। टेक्नोलॉजिकल मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स भी हैं इसमें कुछ कुछ। सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने भी यहाँ पे कंसर्न रेज किया है कि ये जो सैंक्शंस हैं दे आर यूनिलैटरल एंड दे आर नॉट इन दी लाइंस विद इंटरनेशनल फ्रेमवर्क जो कि यूएन जैसे इंटरनेशनल फोरम्स ने सेट किया है। सो एमईए भी रिक्वेस्ट करे कि क्लैरिफिकेशन होना चाहिए फ्रॉम द यूएस साइड एंड एडवोकेट करता है फॉर लीगल पोजीशन एंड रॉबस्ट पोजीशन दैट मस्ट बी अलाइंड विद द इंटरनेशनल लॉ। सो सेंसिटाइज कर रहे हैं इंडियन अथॉरिटीज इम्पैक्टेड कंपनीज को टू न्यू कंप्लायंस मेजर्स
so that they may be needed to avoid in the further sanctions. Alternative trade measures लेना, such as bilateral banking mechanisms for Russian transactions to mitigate the sanctions impact. ये एक एग्जाम्पल है जिसके लिए एलिज किया गया है कि क्यों उनको सैंक्शन लिस्ट में डाला गया है. So CATSA, countering America's adversaries through sanctions act, regarding taking strong measures against the Russia. So foreign portfolio, equity, assets under custody. Luxembourg has overtaken Singapore. Second position in the foreign portfolio investors, equity assets under custody in India. So US, Luxembourg, and then Singapore. Ireland, UK, Mauritius, fourth, fifth, and sixth होल्डिंग्स पे हैं. इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं टोटल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एयूसी के अंदर. सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट जो है लग्जमबर्ग से बड़ा है, तो सेकंड पे आ गया वो भी. देन इंटरनेट एंड इट्स डिबेट. सो सोशल मीडिया के अराउंड ही बहुत सारे टॉपिक हैं जो जिन पे डिबेट चलती रहती है, जैसे कि हाउसिंग को लेके, वर्क कल्चर को लेके, दिवाली ट्रेडिशंस, हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट. बेसिकली हम देख सकते हैं कि हमें चर्चा देखने को मिलती है ऑन दी सोशल मीडिया, ऑन दी इंटरनेट. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हाउसिंग डिबेट, सो जो सोशल मीडिया डिबेट है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द प्रोज एंड द कॉन्स ऑफ रेंटिंग वर्सेस बाइंग अ हाउस. सो डे टू डे लाइफ के आपके जो ओपिनियन है, दे आर ऑल्सो बीइंग डिबेटेड ऑन द इंटरनेट. डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स आपको मिलते हैं. लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को आप कैसे मेक श्योर कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट वैल्यू. देन टॉक्सिक वर्क कल्चर, जो यूथ है उनका डिफरेंट ओपिनियन होता है, जो कि कंसर्न हाईलाइट करते हैं रिगार्डिंग लॉन्ग वर्किंग आवर्स, प्रेशर ऑफ द मॉडर्न कॉर्पोरेट कल्चर. Social media users, they also debated for the need of work-life balance. They criticize the companies for fostering environments that lead to burnout. Also, the diversity in the culture, the diversity seen in the festivals like Diwali, उससे related challenges जैसे कि animal distress, the fireworkers which take place on Diwali, they impact the animals. That has also sparked a discussion. So it showcases that how the diversity of topics are being discussed and they capture the attention of different generations, and the social media acts as a one stop center where such diverse opinions are being talked on. Different ethics is there, different social responsibilities is there, different lifestyle choices are there. So basically it leads to self improvement and also to a higher degree of alertness. World's only autumn cherry blossom fest in Meghalaya. It is very significant in promoting tourism and also cultural exchange. 15 November को इवेंट परफॉर्म होगा. इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी देखे जाएंगे. तो बेसिकली नेशनल टैलेंट, लोकल टैलेंट एंड पूरे उस कल्चर का इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ एफर्ट में हम एग्जांपल देख सकते हैं ऑफ ऑटम चेरी ब्लॉसम फेस्ट ऑफ मेघालय. मेघालय का जो नेचुरल ब्यूटी एंड द कल्चरल हेरिटेज है, कैसे उसको डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों को हम मर्ज कर सकते हैं. सो इट विल ऑल्सो बी हेल्पिंग द local economy, and it is also emphasizing on the sustainable tourism to encourage the visitors to respect the natural environment and the local community. Similar concern was also seen in case of Kedarnath, where the
problem of littering, problem of waste management is rising. So Cherry Blossom Festival in Meghalaya, it is blending both the natural beauty and also the cultural celebration. And we are also internationalizing the whole concept of sustainable tourism, the concept of respecting the nature. Can Axion save the universe? So सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट आर एक्सियॉन्स. Axions are theoretical particles that are extremely light and they interact very weakly with matter. They barely interact with the matter, and if they exist, axion may constitute much of the world's dark matter, the invisible matter which is forming the framework around the galaxies and other cosmic structures. So Axion Dark Matter Experiment in Seattle, ये key project है in attempting to detect the axions by using powerful magnetic field. We are using the James Webb Space Telescope to find the signs of axion. It will help the scientists in analyzing the data regarding the black holes, how the galaxies are shaping, and how the dark matter is playing a role in it. So axions are also said to have a role in dark matter, which will be offering the solutions why the galaxies were formed. Were they formed from Big Bang theory or not? And also different facts regarding the particles which are present in the universe. So axion का रोल होगा, एंड एक्सियन का जो रोल है वो थियोरेटिकल फिजिक्स के साथ भी जोड़ा जाता है, जैसे कि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, जो कि अभी तक अनटेस्टेड है, क्योंकि एक्सियन लाइक जो पार्टिकल्स है उनका एग्जिस्टेंस अभी भी कहीं ना कहीं थियोरेटिकल है. सो फंडामेंटल नेचर जो है यूनिवर्स का उसको स्टडी करने में एक्सियन विल बी हेल्पिंग. नेक्स्ट, COP29 attendees walk the talk will be held in Baku, Azerbaijan next week. So by using, showcase किया गया है in COP29 that by they're using sustainable forms of transportation instead of flights. ट्रैवल करने के लिए भी कार्बन फुटप्रिंट एमिट होता है, तो उसको भी रिड्यूस करना जरूरी है. ऐसा यहाँ पे एक पॉइंट हाईलाइट किया गया है बाय यूके बेस्ड सस्टेनेबिलिटी एडवाइजर्स. So they opted for environmentally conscious travel by taking 14 trains, 3 buses, and short 70-minute flight across Europe over 2 weeks to reach the COP29 summit. They avoided single-use plastic items, for example, forks, water bottles, gasoline-powered taxis, to further minimize their environmental impact. But also, is it really sustainable and is it really efficient to practice that on a larger level to avoid the carbon footprint emissions? The group also estimated that their travel plan reduced the carbon emissions by 8 times as compared to flying. So ये approach highlight करती है कि there is importance for sustainable travel practices in reducing one's carbon footprint. In India, we are also promoting the LIFE scheme, where we are focusing more on moving towards a sustainable lifestyle, in which every aspect of your lifestyle must be moving towards sustainability, must be moving towards reducing your carbon footprint. Whether it is the fuel you are consuming, whether it is the emissions that are being emitted from the jet fuel, which you are using for traveling to the COP29 summit. So long haul flights, which has increased sixfold since mid 1990s, they are also playing a significant role in the impact on environment in the future. Countries like France and Austria, they have
they have been now targeting short haul flights with the restrictions. But this also provides the limited climate benefit. Since long haul flights जो हैं, they are the primary contributors to aviation related emissions. And similar long haul flights are being used to reach the Baku for COP29 summit, where we are talking on where we are talking about the climate change issue. So there is need to reconsider the policies, and there is also need to focus on reducing emissions from long haul travels. What other sustainable alternative can be there? So एक unique perspective है regarding the emissions from traveling. So we have completed for today. Thank you so much everyone for joining Ansarkari. It was a comprehensive session. Keep watching and keep learning with Ansarkari. Thank you.